Hello students. In my previous lecture we have seen about the isomorphism and polymorphism. Isomorphism होता क्या है, polymorphism होता क्या है, वो हम लोगों ने देख लिया था. ठीक है. और इससे पहले जो लेक्चर्स हुए मेरे, उसमें मैंने आपको सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं वो सब बताया था. आपको एक गाना भी बोला था अनिल कपूर जी का कि 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 का 4 याद रखने का. एससी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है और एफसीसी में वो 4 होता है. ठीक है. तो चलो ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया था ना. आज का लेक्चर पूरा सिंपल क्यूबिक पे आधारित है. हम लोग आज सिंपल क्यूबिक के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे. होता क्या है वो सिंपल क्यूबिक आपको तो पता ही है, लेकिन उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, उसका पैकिंग फ्रैक्शन, मतलब उस सिंपल क्यूबिक में कितने एटम बैठेंगे, कितने एटम्स समा सकते हैं, वो हम लोग को देखना है. ठीक है. चलो तो अभी हम लोग सिंपल क्यूबिक की बात कर रहे हैं. तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दैट वी गॉट इन माई प्रीवियस लेक्चर इज व्हाट? फर्स्ट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल. नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, इसको ही हम लोग क्या बोलते थे बेटा? इसको ही हम लोग बोलते थे Z. कितना था? 1. ओके. नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज व्हाट? 1. अभी हम लोग देखने वाले सेकेंड, कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके. नॉर्मली ये पूछा जाता है कि डिफाइन कोऑर्डिनेशन नंबर एंड टेल द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एससी, बीसीसी एंड एफसीसी. बहुत आसान है, देखिए, लेकिन विजुअलाइज करना आना चाहिए तुम लोग को. कोऑर्डिनेशन नंबर, तो इसकी डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं. इट इज द नंबर ऑफ, इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट, याद रखना, नियरेस्ट नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम्स. देखो डेफिनेशन कैसी है. इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबरिंग एटम, मतलब एक एटम बीच में समझो, तो उसके आजू बाजू में कितने एटम से वो जुड़ा है, कनेक्टेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है. तो चलो डेफिनेशन तो आपको पता चल गई. अभी हम लोग देखते हैं कि एससी में, मतलब सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे देखते हैं. इसके लिए आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी. इधर भी मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूँ. डायग्राम बनाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होते ही है. ठीक है, क्योंकि हम लोग को इसमें थोड़ा विजुअलाइज करना आना चाहिए. सो लेट अस ड्रॉ द डायग्राम. ओके. चलो मैं आपको डायग्राम निकाल के बताता हूँ. ध्यान देना मैं कैसे निकाल रहा हूँ. जैसे मैं निकाल रहा हूँ आपको भी वैसे ही निकालना है. ठीक है. चलो लेट अस स्टार्ट. अभी आप बोल रहे हो तो सिंपल क्यूबिक, तो पहले मैं सिंपल क्यूबिक ले लेता हूँ. सो हम लोग छोटी सी डायग्राम बनाएंगे, मतलब कैसा, हम लोग को थोड़ी जगह मिल जाएगी. ये देखो मैंने सिंपल क्यूबिक बना लिया. ओके. सिंपल क्यूबिक बना लिया. आपको पता है सिंपल क्यूबिक है. ठीक है. सिंपल क्यूबिक में आपने देखा होगा कि अहम अहम भूमिका, मतलब इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? कॉर्नर एटम. तो अगर मैंने ये जान लिया कि एक कॉर्नर एटम कितने आजू बाजू वाले को अटैच है, तो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया ना, बराबर ना. तो मैं सिर्फ एक कॉर्नर एटम की बात करूंगा और हम लोग लेके चलते ये वाला कॉर्नर एटम, हम लोग लेके चलते हैं ये वाला कॉर्नर एटम. याद रखना बेटा, ये वाला कॉर्नर एटम कितने जन को अटैच है वो हम लोग को देखना है. ठीक है. तो अभी मुझे बताइए, इस पूरे बोर्ड पे आप देख सकते हो सिर्फ एक ही यूनिट सेल नहीं रहेगा, बहुत सारे यूनिट सेल रहेंगे. एक इसके ऊपर रहेगा, एक इस साइड हो सकता है, एक इस साइड हो सकता है, एक नीचे हो सकता है, एक फ्रंट साइड हो सकता है, बराबर ना. तो देखते हैं हम लोग, निकाल के कोशिश करते हैं निकालने की, देखते हैं हम लोग का कोशिश अच्छा होता है कि नहीं. तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, पहले ऊपर वाला क्यूब निकाल लेते. तो ऊपर वाला क्यूब थोड़ा सा ऐसा बनेगा. देखो बन गया. तो मुझे बताइए, ये ऊपर वाला क्यूब, इधर भी कोई ना कोई आइटम रहेगा, बराबर है. अभी मुझे बताइए, ये इसको अटैच है, मतलब एक हो गया. ये अभी इसको भी अटैच रहेगा, दो हो गया. ये इसको भी अटैच होगा, तीन हो गया. ठीक है. तो आप बोलोगे सर मेरा आंसर हो गया. नहीं रे बेटा, तीन कोऑर्डिनेशन नंबर होगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग ने सिर्फ ऊपर वाला सोचा है, बराबर. इसके सामने वाला, इसके ये साइड वाला, इसके ये साइड वाला थोड़ी सोचा है अभी तक. तो चलो अभी हम लोग काम करते हैं, इसके साइड वाला बना लेते हैं. ओके. इस साइड वाला.
देखो हम लोग ने क्यूब बना लिया। अभी मुझे बताइए, इधर कोई ना कोई तो रहेगा एटम, कॉर्नर एटम, ठीक है। तो देखो अभी ये कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4, बराबर है, इतना पता चल गया तुम लोग को। अभी देखते हैं और कितने से जुड़ा है, और इधर एक एटम रहेगा ना बेटा, और एक इधर एटम रहेगा, कॉर्नर है ना ये। तो कितने एटम हो गए, 1 2 3 4 5। अभी हम लोग को सामने वाला बनाना है, याद रखना है। तो सामने वाला मैं बना रहा हूँ, ध्यान देना। देखो इधर भी एक एटम रहेगा, बराबर है। तो देखो इधर निकल के कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि ये बीच में, और बीच में है तो इसको अटैच है, तो इधर निकल के कुछ फायदा नहीं है, इधर भी निकल के कुछ फायदा नहीं है। तो मुझे बताइए ये वाला कॉर्नर एटम अभी कितने एटम से जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6, कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6, कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे बताइए सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, यस, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। देखो ये इस क्यूब का कॉर्नर एटम था। मुझे बताया मैं कॉर्नर एटम लेके क्यों चल रहा हूँ, क्योंकि सिंपल क्यूबिक में अहम भूमिका, मतलब इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, कॉर्नर एटम। तो हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉर्नर एटम लिया, क्योंकि बाकी के सब भी वैसे ही रहने वाले हैं, बराबर ना, क्योंकि हर कॉर्नर एटम आइडेंटिकल होता है, ठीक है। तो ये एटम देख सकते हो आप, ऊपर वाला जो क्यूब है उसके इस एटम को, बराबर है। उसके बाद ये वाला जो क्यूब है उसके इस एटम को, इस एटम को, इस एटम को, मतलब जो पहले क्यूब बनाया था मैंने उसमें वो अटैच है 3 एटम को। देखो 1 2 3, और बाकी के 3 कहाँ से आए, बाकी के 3 एक ऊपर वाला क्यूब से आया, एक इस साइड वाले क्यूब से आया, और एक फ्रंट साइड वाले क्यूब से आया। तो मुझे बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बेटा, 6 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज इक्वल टू 6, बराबर है। तो ये डायग्राम जैसे मैं बना रहा था वैसे बनाओ, अगर ऑब्वियसली आपको वो आनी चाहिए। एग्जाम में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंस हम लोग को थोड़ा डीप में जाने का नीट जेई के लिए, तो मुझे डायग्राम बता के आपको एक्सप्लेन करना ही था। तो ठीक है, तो आप ये देख लीजिए, 10 सेकंड देता हूँ आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग ने इसमें क्या दिया, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 1, ये हम लोग ने पहले ही पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग ने डेफिनेशन पढ़ी, और कोऑर्डिनेशन नंबर एससी में कितना होता है वो हम लोग देख लिया, दैट इज 6 होता है, ठीक है। चलो ओके बेटा, अभी आगे देखते हैं। 2 पॉइंट हम लोग ने पढ़ लिया। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड पॉइंट, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। अभी कौन सा भी यूनिट सेल रहेगा उसकी डेंसिटी कैसे निकालने की देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिनोटेड बाय रो, किससे डिनोट करते हैं बेटा, रो से डिनोट करते हैं। चलो ध्यान देते हैं। अभी आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मालूम रहेगा, बचपन से सीखते आ रहे हो, 5th 6th स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे हो आप ये सब। सो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या हो गया, मुझे बताइए। मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये तो आपको पता ही है। डेंसिटी का मीनिंग ही क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इधर यूनिट सेल लिखा है इसलिए इधर यूनिट सेल लिख लिया, और क्या है, ठीक है। चलो अभी हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो सकता है। आपको मालूम है जो मैं क्यूब बनाता हूं, ये जो क्यूब है, ओके, सिंपल क्यूबिक, मुझे बताइए इस क्यूब में जो भी साइड से जो भी लेंथ है, एज लेंथ, वो सेम रहेगी। तो हम लोग एज लेंथ ए मान के चलते हैं, तो इधर हम लोग लिख देते हैं, लेट ए बी एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, बराबर है। तो मुझे बताइए, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा, ये एक प्रकार का क्यूब है। अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, यस, साइड का क्यूब, बराबर ना। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, साइड का क्यूब। मुझे बताइए साइड मैंने क्या मानी है, ए, एज लेंथ मतलब साइड, तो क्या हो गया, ए क्यूब। तो मुझे बेटा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया, आई गॉट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब।
तो मुझे लगता है मुझे ये पार्ट तो मिल गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मिल गया। अगर मैंने मास ऑफ यूनिट सेल निकाल लिया तो सीधी सी बात है मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा। चलो देख लेते हैं बच्चा। अभी हम लोग काम करते हैं, इस पूरे यूनिट सेल का हम लोग ना मोलर मास m मान के चलते हैं। देखो, लेट कैपिटल M बी मोलर मास, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, ध्यान देना इसको, मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, ऑफ यूनिट सेल, बराबर है। मुझे बताइए यूनिट सेल का मोलर मास कितना है, m, बराबर है। तो अभी मुझे बताइए मोलर मास मतलब क्या, उसके एक मोल का जो भी वेट रहेगा उसको हम लोग मोलर मास बोलेंगे। मतलब कुछ एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर मैंने आपको बोल दिया कि जा रे भाई तुम लोग 1 मोल वाटर लेके आओ, 1 मोल वाटर लेके आओ, तो आप कितना वाटर लाओगे, चलो देख लेते हैं। एक सर ने क्या बोला है, 1 मोल वाटर लाने के लिए बोला है। तो तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग पहले कैलकुलेशन करोगे कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है 1, हाइड्रोजन कितने होते हैं 2 एटम्स है इधर। ऑक्सीजन कितनी बार है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सो 2 + 16 इज इक्वल टू 18, बराबर है। तो मुझे बताइए अगर मैंने आपको 1 मोल वाटर बोला, मतलब आप वाटर का क्या निकालते हो, मॉलिक्यूलर वेट, तो मुझे बताइए मोलर मास कितना है m, तो वो कितने मोल का रहेगा, 1 मोल का ही रहेगा ना, सीधी सी बात है। सो मुझे बताइए मोलर मास मतलब 1 मोल, ठीक है। तो मुझे बताइए ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू कैपिटल M, बराबर है। मोलर मास मतलब बेटा इतना याद रखो, 1 मोल एटम का वेट, इतना याद रखो, 1 मोल एटम का वेट। तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि 1 मोल मतलब उसमें कितने एटम्स रहते हैं, हाँ एवोगैड्रो नंबर रहता है। 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर का जो भी नंबर है उतने एटम्स उसमें रहेंगे। सो 1 मोल इज नथिंग बट व्हाट, 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। तो मुझे बताइए एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, Na से डिनोट करते हैं। तो मुझे बताइए 1 मोल मतलब कितना, Na, या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ Na एटम्स, या नंबर ऑफ लिखने से अच्छा है मास ऑफ Na एटम, मोल लिखा है ना मैंने, मास ऑफ Na एटम्स इज इक्वल टू कैपिटल M। देखो ये थोड़ा तुम लोग को डिफरेंट लगेगा, फिर से बता रहा हूँ। मैंने इस यूनिट सेल का मोलर मास क्या माना बेटा, कैपिटल M माना। मोलर मास मतलब क्या, कितने मोल का वजन रहता है वो 1 मोल, इसलिए मोलर मास मतलब 1 मोल ऑफ एटम। उस एटम में, उस एटम्स में 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, Na एटम्स होंगे। तो मास ऑफ Na एटम्स कितना हो गया, कैपिटल M। तो देखो अभी अगर Na एटम्स का मास m है, कैपिटल M, तो मुझे बताइए एक एटम का मास कितना रहेगा, मास ऑफ 1 एटम इज इक्वल टू, चलो देख लेते हैं। अभी इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मुझे बताइए 10 बुक्स की कीमत 50 रुपए, 10 बुक्स की कीमत 50 रुपए, मतलब इधर जो नंबर है वो बड़ा है, इधर जो नंबर है वो छोटा है। तो मैंने अगर आपको एक बुक की कीमत पूछी तो आप कितना बोलोगे, 5 रुपये बोलोगे ही नहीं, बराबर है कि नहीं। कैसे किया, 50 को 10 से डिवाइड कर दिया, बराबर, 50 को 10 से डिवाइड कर दिया, बराबर है। तो मुझे बताइए इधर जो नंबर रहता है वो बड़ा नंबर रहता है, इधर जो नंबर रहता है वो छोटा नंबर रहता है। तो 50 डिवाइड बाई 10 कितना आ गया, 5 आ गया ना बेटा। तो सीधी सी बात है, मुझे बताइए इधर बड़ा नंबर है, इधर छोटा नंबर है, तो एक की कीमत कैसे निकालेंगे, बड़ा नंबर डिवाइड बाय छोटा नंबर, बराबर है। तो मास ऑफ 1 एटम कितना होगा, कैपिटल M अपॉन Na। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो ये जो भी क्लू दिया है मैंने वो याद रखना। 10 बुक की कीमत 50 रुपीज़ होती है, तो 1 बुक की कीमत कितनी होगी, 5 रुपया। अगर ज़्यादा में से 1 की निकाल रहे हो तो आपको डिवाइड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलो तो अभी मुझे बताइए मास ऑफ 1 एटम आपको मिल गया, लेकिन इस यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, Z एटम्स रहते हैं ना। देखो हम लोग ने नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, Z। तो मुझे बताइए मास ऑफ Z एटम्स, अगर एक की कीमत इतनी है तो Z की कीमत कितनी होगी, Z से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और क्या है, Z इंटू M अपॉन
Na, बराबर है इतना। मास ऑफ Z एटम, Z इंटू एम इंटू Na। तो अभी मुझे बताइए डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ Z एटम का ही मीनिंग है मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है बेटा, तो मुझे बताइए आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं, मास ऑफ यूनिट सेल भी आ चुका है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आ चुका है। चलो इसको इसमें रख देते हैं। ओके, तो मैं ये डायग्राम मिटा रहा हूँ। ओके, ये डायग्राम आपको सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था मैंने। चलो इधर लिख देते हैं। तो मुझे बताइए डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल डिनोटेड बाय रो, मास ऑफ यूनिट सेल आपको मिला है Z इंटू कैपिटल M अपॉन Na, अवोगाड्रो नंबर याद रखना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है बेटा, A क्यूब। देखो ना A क्यूब है। अभी मुझे बताइए, आप तो मैथ्स में बहुत होशियार हो, इधर भी डिनोमीटर में है इधर भी डिनोमीटर में है, तो दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो डेंसिटी ऑफ एनी यूनिट सेल, कौन सा भी यूनिट सेल लो, क्या फॉर्मूला आएगा, Zm अपॉन A क्यूब इंटू अवोगाड्रो नंबर, ये आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप ऑफ क्रिस्टल। ये फॉर्मूला हर क्रिस्टल को क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल फॉर्मूला। तो अगर मुझे सिर्फ SC के बारे में बात करनी है, सिंपल क्यूबिक, तो Z की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ फॉर सिंपल क्यूबिक Z इज इक्वल टू 1। तो इधर 1 पुटअप करो, कुछ आएगा ही नहीं इधर, तो सिर्फ M बचेगा। तो रो इज इक्वल टू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। तो बेटा देखो, आपने डेंसिटी का फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया। याद रखना, ये बार बार हम लोग डिराइव नहीं करने जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ Z की वैल्यू उसमें रखेंगे और हम लोग को तुरंत आंसर मिल जाएगा आगे BCC और FCC में। तो ये सब आपको नॉर्मली लिखना पड़ता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड डिराइव द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो आपको ऐसे ही जाना है, ठीक है, याद रखना है। तो ये इधर सिर्फ Z की वैल्यू चेंज होती है, बाकी कौन सी भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्लीज स्क्रीन शॉट निकाल लो। चलो, आपने देखा डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल भी हो गया। अभी हम लोग फोर्थ जाने वाले हैं। फोर्थ भी बहुत अच्छा है। फोर्थ, रिलेशन बिटवीन A एंड R। रिलेशन बिटवीन A एंड R। ठीक है, अभी आप बोलोगे A क्या होता है सर, A तो एज लेंथ होता है, मालूम है हम लोग को। R क्या होता है, R बच्चा क्या होता है, एटम की रेडियस। चलो अभी मुझे बताइए, सिंपल क्यूबिक हम जब बनाते हैं तो नॉर्मली ऐसा बनाते हैं, बराबर। देखो सिंपल क्यूबिक हम जब बनाते तब ऐसा बनाते हैं, आपको तो पता ही है, मैंने बनाया बहुत बार। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, ये डायग्राम जो दिख रही है ना बेटा, ये 2D में दिख रही है, 2 डायमेंशन में दिख रही है, Y एक्सिस एंड X एक्सिस, बराबर। आपको इधर क्या नजर आएगा, आपको इधर नजर आएगा कि ये दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूर है, टच नहीं कर रहे, लेकिन बच्चा एक्चुअली में टच करते रहते हैं। आप बोलोगे कहाँ टच कर रहे हैं, तो बेटा मैं इसकी 3D डायग्राम आपको निकाल के बता रहा हूँ। देखो इसकी 3D डायग्राम कैसे निकलेगी। ठीक है, ये तो 2D डायग्राम है, 3D डायग्राम मैं इधर बना रहा हूँ, ध्यान देना, बना ही देता हूँ। देखो 3D डायग्राम में एक्चुअली डायग्राम होती कैसी, देखो ये एक एटम ऐसे टच रहते हैं बेटा, ये लोग 3 4, ये आपके सामने रहने वाले हैं। ओके, ये आपके सामने, मतलब आप इसको आराम से देख सकते हो, और बाकी जो बचे 4 एटम है वो पीछे रहते हैं। ओके, बाकी जो रहते हैं वो पीछे रहते हैं। देखो 1 2 3 4 हो गया पीछे। अभी हर एक का सेंटर ले लो, चलो हर एक का सेंटर ले लो। ये थोड़ा गलत बनाया मैंने, ऐसा देखो, अभी जोड़ दो चलो सबको। बना कि नहीं क्यूब, देखो क्यूब बन रहा है, बराबर ना, क्यूब बन रहा है कि नहीं। देखो मतलब आप जो देख रहे थे कि वो दोनों एटम एक दूसरे से दूर होते हैं, वो 2D में देख रहे हैं। जब आप 3D में देखते हो तो बच्चा ये ऐसा रहता है। देखो सब एटम एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं,
बराबर है कि नहीं। तो मुझे बताइए एज लेंथ हम लोग ने क्या मान के चला था, ए, तो ये भी ए रहेगी, ये भी ए रहेगी, सब ए रहेंगे। तो चलो मुझे बताइए अगर मुझे रिलेशन बिटवीन ए एंड आर निकालना है तो इसमें से कौन से भी दो आइटम मुझे कंसिडर करने पड़ेंगे। देखो ये दो आइटम कंसिडर कर लो क्योंकि मुझे एज लेंथ इधर मिल रही है ना, तो यही मैं इधर कंसिडर कर रहा हूँ। ये देखो इधर भी एक पॉइंट है, इधर भी एक सेंटर है, तो सीधी सी बात है दोनों को जोड़ दिया है। हम लोग मान के चलते सेंटर को ए और इसको मान के चलते बी, और जिधर कनेक्शन पॉइंट है उसको मान के चलते सी। ठीक है, अभी हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर एटम की रेडियस आर है। क्या मान के चलते हैं, हर एटम की रेडियस आर है। तो मुझे बताइए टोटल ए बी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, ए सी प्लस बी सी, आप देख सकते हो। और 10th स्टैंडर्ड में लोअर स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है ए सी मतलब इस एटम की रेडियस और बी सी मतलब इस एटम की रेडियस, और हर एटम की रेडियस कैसी होगी, आइडेंटिकल होगी, उसके बिना तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो ए सी की भी वैल्यू आर रहेगी, बी सी की वैल्यू भी आर रहेगी, तो आर प्लस आर कितना हो गया बेटा, 2r। और ए बी मतलब क्या था, देखो ए बी मतलब क्या था, एज लेंथ मतलब ए। तो हम लोग को रिलेशन बिटवीन ए एंड आर मिल गया, दैट इज ए इज इक्वल टू 2r। बराबर है। तो बच्चा याद रखना कभी भी हम लोग जो 2D में देखते हैं वैसा होता नहीं है, एक्चुअल 3D में ये ऐसा होता है। अगर आप ये डायग्राम कंसिडर करके चलोगे तो आपको बहुत बहुत फायदा होने वाला है। देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, और ये रिलेशन हम लोग को बहुत काम आने वाला है आगे की चीज में। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने चौथी चीज भी निकाल ली, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। अभी हम लोग को पांचवी चीज निकाली, पैकिंग फ्रैक्शन। देखते हो वो होता क्या है। पांचवी चीज हम लोग को निकालनी है पैकिंग फ्रैक्शन। बहुत आसान है वो भी, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग मतलब क्या, उस पर्टिकुलर क्यूबिक सेल में या यूनिट सेल में कितने पैकिंग हो सकती है, ओके, उसको हम लोग बोलेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या, एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा, मतलब क्या, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का टाइप आएगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन की हम लोग पहला क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला है बेटा, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल divided by volume of unit cell. This is the formula, volume of unit cell. ओके, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल मतलब क्या, एटम, इतना याद रखो। वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ये फॉर्मूला है पैकिंग फ्रैक्शन का। ठीक है, अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग जा रहे हैं। अभी पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये मान के चलते हैं, लेट ए बी एज लेंथ, let A be edge length and R be radius of each atom, radius of each atom। तो मुझे बताइए, आपको A और R में रिलेशन पता ही है, दैट इज A इज इक्वल टू 2R। ओके, A इज इक्वल टू 2R। तो मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, आपने अभी अभी पढ़ा है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है बेटा, ए का क्यूब हो जाएगा। अगर ए का क्यूब है मतलब 2r का क्यूब हो गया। ठीक है, ए का क्यूब मतलब क्या है बेटा, 2r का क्यूब। बोलो कितना आएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, r का क्यूब r क्यूब आ गया। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो आ गया, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। चलो एक चीज आपको मिल गई, देखो डिनोमिनेटर वाली चीज तो मिल गई, लेट इट बी इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, चलो अभी मुझे बताइए जो एटम रहते हैं वो स्पेरिकल रहते हैं, मतलब गोल रहते हैं। और 10वीं में आपने पढ़ा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। बराबर, ये आपने पढ़ा है 10वीं में, वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई r क्यूब रहता है। तो मुझे बताइए अगर मैं सिंपल क्यूबिक की बात कर रहा हूँ तो इसमें कितने एटम्स होते हैं, z एटम्स। तो वॉल्यूम ऑफ z एटम्स, 2 नहीं है बेटा, ये z है, z एटम्स कितने होंगे, z से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या है, z इंटू 4/3 पाई r क्यूब। लेकिन
सिंपल क्यूबिक में z की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, ओके। बट फॉर SC z इज इक्वल टू कितना 1। तो मुझे बताइए वॉल्यूम ऑफ z एटम्स कितने हो जाएंगे। इधर 1 लिख दो, 1 कुछ काम का नहीं रहेगा, बचेगा क्या 4/3 पाई आर क्यूब बचेगा, बराबर है। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ z एटम हम लोग ने निकाला है वही हम लोग का क्या है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। समझे आपको, यही हम लोग का क्या है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल। तो देखो हम लोग को ऊपर वाला भी मिल गया इधर, हम लोग को नीचे वाला इधर मिल गया, तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलो तो हम लोग लिखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ध्यान देना पैकिंग फ्रैक्शन। बोलो क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इन यूनिट सेल कितना है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना है 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कट हो गया, बराबर है। आप माहिर हो इसमें। मुझे बताइए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो गया। अभी देखो ये भी डिवाइड में ये भी डिवाइड में, तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 3 2 जा कितना हो गया 6 और ऊपर पाई बचा, तो आंसर आएगा पाई/6, बराबर है। पाई के आंसर के कितना होता है 3.146। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो बेटा ये नॉर्मली 0.52 तक आएगा। कितना आ जाएगा 0.52 तक आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो देखो पैकिंग फ्रैक्शन हम लोग ने पढ़ लिया 0.52, ओके। देखो पहले हम लोग ने क्या माना ए एज लेंथ मानी, आर एटम की रेडियस मानी हर एटम की। तो आपको फॉर्मूला मालूम है ए इज इक्वल टू 2r। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब था 2r का क्यूब 8r क्यूब हो गया। वॉल्यूम ऑफ वन एटम, एटम हमेशा गोल होता है, तो एक एटम का वॉल्यूम आपने 10th में फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो वॉल्यूम ऑफ जेड एटम कितने होंगे जेड से मल्टीप्लाई कर दो। बट इन केस ऑफ SC जेड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 होता है। तो वॉल्यूम ऑफ जेड एटम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। सो हम लोग ने पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला था, ये ऊपर वाला था तो हम लोग ने इधर लिख दिया, ये नीचे वाला था तो हम लोग ने इधर लिख दिया। कैलकुलेशन करने पे हम लोग का आंसर कितना आ गया 0.52 आ गया। तो बेटा पैकिंग फ्रैक्शन में सिंपल क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 0.52 होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई पैकिंग फ्रैक्शन की 0.52। तो चलो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं। आपने शायद कॉपी कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे की चीज परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन। मुझे बताइए पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया आपके पास 0.52 आया है। अगर परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मेरे को। तो अगर मैं 0.52 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 52%। मतलब उस सिंपल क्यूबिक में जो पैकिंग होगी एटम की वो कितने परसेंट होगी 52% होती है। कितनी होती है 52% होती है। और बाकी की जो बची वो खाली जगह रहेगी ना, क्योंकि परसेंट मतलब 100 में से 52 भरा हुआ है, तो खाली कितना होगा 100 में से 52 माइनस कर दो। तो जो खाली स्पेस होता है ना बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं वॉइड। सो मुझे बताइए परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना रहेगा 52 पैकिंग है तो वॉइड कितना होगा 100 माइनस 52 दैट इज 48%, बराबर है। तो देखो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन 52 होता है और परसेंटेज ऑफ वॉइड कितना हो गया बेटा 100 माइनस 52 48 हो गया, ठीक है। सो दिस ऑल अबाउट व्हाट सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस के बारे में थोड़ी सी हम लोग इधर फिर से इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपना लेक्चर स्टॉप करते हैं। तो मुझे बताइए क्या क्या पढ़ा था पहले SC के बारे में इंफॉर्मेशन। फर्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ी थी कि नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना होता है बेटा उसको Z बोलते हैं दैट इज़ 1 होता है। दूसरा हम लोग ने कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा कितना होता है बेटा 6 होता है। तीसरा हम लोग ने क्या पढ़ा कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद डेंसिटी पढ़ी, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल कितनी होती है फॉर्मूला क्या था Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू NA था, बराबर कि नहीं। Z की वैल्यू कितनी रहेगी 1, तो आंसर क्या आएगा m अपॉन ए क्यूब इंटू NA। उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़ा था चौथा रिलेशन बिटवीन A एंड R, रिलेशन बिटवीन A एंड R क्या था बेटा A इज इक्वल टू 2R। फिफ्थ हम लोग ने क्या पढ़ा पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा, पैकिंग फ्रैक्शन
कितना आया था, 0.52 आया था। और 6th हम लोगों ने क्या पढ़ा, परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा। परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन कितना आया बेटा, 52% आ गया। और 7th हम लोग ने क्या पढ़ा, खाली जगह कितने थी, परसेंटेज ऑफ वॉइड हम लोग ने पढ़ा 100 - 52 दैट इज 48%। ठीक है, तो देखो ये 7 चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली है, और ये 7 चीज़ें मतलब आपके टेक्स्ट बुक से कम 3 पेजेस हो गए। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, परसेंटेज ऑफ वॉइड, और ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में मिल चुकी है। तो आज हम लोग ने ख़त्म किया सिंपल क्यूबिक, हम लोग का पूरा ख़त्म हो गया है। ठीक है, इसके बाद बचा है अपना BCC एंड FCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एंड फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और हाँ, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।